दोस्तों, आइए देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा था, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और जिसका आंसर जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सारा के सारे क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से लिए गए हैं। और ये जो बुक आती है एनसीईआरटी और एससीईआरटी, उस पर देखिए उसी बुक से इसका आंसर तैयार किया गया है। इससे पहले हमने इसका वॉल्यूम 1 कर सकते हैं, सॉरी या पार्ट 1 वीडियो कर सकते हैं, अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 118 तक क्वेश्चन कराया गया था। उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है, जो इसमें हमने क्वेश्चन कोशिश करेंगे 200 प्लस तक ऐड करें, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा। उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास से जो भी क्वेश्चन अब तक इंपॉर्टेंट किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए थे वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही प्राचीन खत्म होगा उसके बाद मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक शुरू किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। अवैध मातृक भूमि क्या थी? और देखिए कुछ क्वेश्चन ब्लर हो गया, उसके बाद सारे क्वेश्चन सही हैं। अदेव मातृक भूमि क्या थी? तो वह भूमि जिसमें बिना वर्षा की अच्छी फसल होती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मातृक भूमि कहा जाता था। आगे देखते हैं, मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जो राजस्व इकट्ठा करते थे वो किसके पास होता था? तो समाहर्ता के पास होता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अशोक के किस शिलालेख में चोल पांड्य केरलपुक्त और सत्ययुक्त को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है? किसमें किया गया है? तो शिलालेख द्वितीय में किया गया है। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? ये मिलता है 13वां शिलालेख में। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? तो मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आए थे? तो डाइमेकस आया था। कौन आया था? डाइमेकस। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में, शिलालेख मतलब शिला मतलब पत्थर होता है, उसके ऊपर राजाओं के द्वारा अपनी प्रशंसा कराई जाती थी, चाहे अपने द्वारा जो नियम कानून पालन किया जाता है उसको लिखवाया जाता था, उसको क्या कहा जाता है? शिलालेख। यानी शिला के ऊपर यानी पत्थर के ऊपर जो लेख लिखा हो। में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह प्रस्तुत राजधर्म थी। कौन सी थी? ये हो जाता है प्लीट। इसका हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, कहाँ पर था? तो ये पड़ता था पाटलिपुत्र का। आगे देखते हैं, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था इसमें सभी वर्ग के लोग पढ़ सकते थे, कंपटीशन के तहत एग्जाम देके एडमिशन करा के पढ़ सकते थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के तीनों क्या यहाँ शिक्षा अर्पण कर सकते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? क्वेश्चन है कि कुमार कहाँ नियुक्त थे? ये तक्षशिला, तौसली एवं उज्जैनी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। निम्न में से किसने सेंड्रोकट्स को क्या कहा जाता है? सेंड्रोकट्स को चंद्रगुप्त मौर्य को नाम सेंड्रोकट्स भी कहीं कहीं मिला है देखने के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख कौन किया था? ये जस्टिन के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अशोक के शिलालेख के कारण क्या है? प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है? किस चीज की? तो धार्मिक सहिष्णुता की बात किस अभिलेख में कहा गया है? ये कहा गया है बरहवा में, शिलालेख 12 में। किस शासक ने सर्वदायाम भगवान बुद्ध की मानव आकृति को अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? किसने कराया था? तो कनिष्क ने कराया था। प्राचीन नगर धान्य कटक का प्रतिनिधि है। इसका हो जाएगा अमरावती। नेक्स्ट देखते हैं, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? यानी कब हुआ था राज्याभिषेक किसका? कुषाण का। कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क का। पूछ रहा है कनिष्क का राज्याभिषेक यानी कब वो राजा बना था? तो 78 AD में। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो अश्वघोष थे, चरक भी थे, नागार्जुन भी थे, पतंजलि योग वाले कौन थे? योग। इनका संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं है। आगे देखते हैं, वेन सॉन्ग ने
ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ था? तो ह्वेन ने जो कनिष्क के समय विहार देखा था वो पड़ता था पेशावर में। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए? अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है अगर कोई राजा को लगता था उसने प्रसिद्धि काफी हासिल कर ली है तो एक अपने घोड़े को छोड़ता था, और जो राजा उस घोड़े को रोकता था तो समझ जाइए कि वो उस राजे को क्या करता है, चुनौती देता है या चुनौती देने के लिए तैयार होता था। और फिर अगर कोई राजा घोड़ा रोकता था उसके साथ युद्ध होता था और उस युद्ध में पराजित करके समाप्त किया जाता था। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो ये हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम के द्वारा। एक तरफ अभिलेख है और दूसरे तरफ शासक है, ठीक है। पूछा है इसमें कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो नासिक गौतमीपुत्र सही है, हाथी गुफा खारवेल ये भी सही है, भीतरी में पुलकेशिन द्वितीय ना होकर क्या हो जाता है, स्कंद गुप्त होगा। क्या होगा? भीतरी अभिलेख में हो जाता है स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त। भीतरी अभिलेख में किसका नाम आता है? स्कंद गुप्त का नाम आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी? ये हो जाएगा ए। हुविस्क के काल का मथुरा अभिलेख ये बताता है कि जो श्रेणियां थी बैंक की भांति भी कार्य किया करती थी। बेस्ट नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये हो जाता है तक्षशिला का। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? तो नियाकस आया था, ऑनेसिक्रेटस ये भी आया था, अरिस्टोबुल्स ये भी थे, डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। कथन है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात, 2 वर्ष यानी 24 मंथ, लगभग 19 या 20 मंथ के आसपास सिकंदर भारत में रहा था। तो लगभग 2 वर्ष कहीं कहीं देखने को मिलता है के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। बिल्कुल सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका युद्ध नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया, ठीक है, इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो किसको पराजित किया था? तो उसने किया था पुरु। क्या नाम था? पोरस के यानी पुरु के युद्ध में सिकंदर ने इसको झेलम के तट पर हराया था। और उस समय तक्षशिला के शासक अम्भी था, जो सिकंदर के नाम से या डर से क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। और सिकंदर की जो सेना थी, एक क्वेश्चन आता है किस नदी को पार करने से मना कर दी थी? तो ब्यास नदी को पार करने से क्या किया था? सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम ग्रंथ तोकापियम किस विषय पर आधारित है? संगम ग्रंथ का नाम है तोलकापियम, किस विषय पर आधारित है? ये हो जाता है व्याकरण से। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? कौन से महाकाव्य थे? इसमें हो जाएगा शिल्पादिकारम एवं मणि मैखले। हम आंसर थोड़ा स्लो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी सोच सके कि इसका आंसर क्या होगा मेरे आंसर बताने से पहले। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादिरूपतु नाम है पादिरूपतु किन राजाओं की स्तुति परक कविताओं का संग्रह है? किन राजाओं का? तो 6 राजाओं का। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो कुरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिल्पादिकारम, शिल्पदिकारम का लेखक था, इसका लेखक कौन था? इसके लेखक थे इलंगो। क्या नाम था इनका? इलंगो। निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? तो समराइच कहा, नाम है इसका समराइच कहा। तृतीय संगम हुआ था, ठीक है, तृतीय संगम हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो मदुरई में हुआ था। तोंडी एक समृद्ध पतन था, कहाँ का? चेरो राजाओं का क्या था? तोंडी एक समुद्र पतन था जहाँ पे आके समुद्री जहाजें क्या करती थी? लगा करती थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से अपने सही व्याख्या ज्ञात कीजिए। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। देखते हैं तिरुकुरल। तिरुकुरल का क्या हो जाएगा?
हो जाएगा तिरुकुरल। तिरुकुरल का संबंध हो जाएगा दर्शन से। तोलकापियम, तोलकापियम का हो जाता है किनसे? तोलकापियम हो जाएगा ये व्याकरण से। शिल्पाधिकारम, इनका हो जाएगा प्रेम कथा। और एक जो बच गया मणिमेखला का हो जाएगा वणिक कथा से। आगे देखते हैं। प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित था? ठीक है, पतन पुहार किसके तट पर स्थित था? ये हो जाता है कावेरी नदी के तट पर। ये जो पतन पुहार था काफ़ी उस समय क्या था? प्रचलित था, काफ़ी विकसित भी था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किनका पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? किनका हुआ है? तो प्रतिष्ठान एवं तगर, प्रतिष्ठान एवं तगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पतन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? इसमें कौन हो जाएंगे? कावेरी पत्तनम ये भी था, और कोड़के, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? जो कि पूर्वी तट पर स्थित थे। ऑगस्टम के रोम के किसके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑगस्टस के रोम के जो सिक्के वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये हुआ था अरिका मेडू से, अरिका मेडू। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ सूची 1 है और दूसरे तरफ सूची 2 है, दोनों को क्या करना है? मिलान करना है। चालुक्य, चालुक्य क्या हो जाएगा? बादामी। चालुक्य क्या हो जाएगा? बादामी। हर्ष का तो सबको पता है, मदुरई हो जाएगा। उसके बाद पल्लव, पल्लव का क्या हो जाएगा? पल्लव हो जाएंगे कांचीपुरम। और पांड्य हो जाएंगे कन्नौज। इस प्रकार देख लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल काल में वरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? वरी किसके लिए शब्द आता था? तो ये कर के लिए आता था, यानी टैक्स के लिए आता था। चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? ठीक है, ये देखिए वेट्टी, वेट्टी का क्या अभिप्राय था? तो सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है? मैंने मालदीव को जीता गया था किसके द्वारा? तो राज प्रथम के द्वारा, राज प्रथम के द्वारा। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ये थे कुलोतुंग प्रथम। कौन थे? कुलोतुंग प्रथम। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रथम। चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? इसका हो जाता है कि नाडु के खर्च के लिए एक कर, क्या था ये? उनके लिए कलेक्ट किया जाता है, एक टैक्स था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? माने राजा जिंदा रहता था और अगला शासक कौन बनेगा उसकी क्या हो जाती थी? घोषणा हो जाती थी। किसमें? तो चोलों में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम क्या है? तक्कोलम। तो कोलम का युद्ध किसे किसके बीच हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी। चालुक्यों की राजधानी वातापी। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ये किसके द्वारा, किनमें? ये चालुक्यों में क्या किया जाता? महिलाओं को प्रशासन में भी अच्छे पद पर रखा जाता था। मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो हो जाता है महेंद्र वर्मन। कौन हो जाएंगे? महेंद्र वर्मन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, कहाँ पे हुआ था? पुलकेशिन प्रथम के एहोल अभिलेख में। वह श्री विजय शासक जिसे राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया कौन था? तो ये कौन थे? ये थे मारविजयोत्तम वर्मन, मारविजयोत्तम वर्मन। चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, ये गलत है, मतदान द्वारा नहीं चुना जाता था। आगे देखते हैं।
किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी? तो किसके बारे में कहा जाता है? तो अधिराज जिंद्र के बारे में कहा जाता है कि उसके द्वारा जो जनता थी अग्रोसित भीड़ ने उनको क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। निम्नलिखित में से कौन प्रागमक शुल्क समाप्त करने के कारण सुमन वितरित विरुद्ध सम्मानित था? क्या लिखा हुआ है? सुमन वितरित विरुद्ध सम्मानित था। ये हो जाते हैं कुलोत्तुंग प्रथम। प्राचीन भारत में कुछ ऐसा ही नाम मिलेगा, सब दक्षिण भारत के हैं इसलिए इसका नाम थोड़ा अटपटांग सा मिल रहा है। निम्नलिखित में से किनके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? किसमें थी? तो ये चालुक्य में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चोल राज्य में नाडु विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? क्या है? नाडु विनियोगम शब्द इसका हो जाता है किससे अभिप्राय है? तो ये हो जाएगा नाडु के खर्च के लिए क्या? कर यानी टैक्स। राजराज प्रथम के समय नागपट्टनम में चूड़ामणि विहार बनाने वाले महाराज मारविजयोतुंग वर्मन कहाँ के राजा थे? तो ये श्री विजय के राजा थे। निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? तो इसमें हो जाएगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का संबंध चोल राजाओं से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 यानी 178। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था? तो कश्मीर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल नहीं था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त और उनके राज्य, इनको भी क्या करना है? मिलान करना है। तो धनंजय का आ जाएगा कुस्थलपुर से। धनंजय का क्या आ जाएगा? देखते हैं। धनंजय का आ जाएगा कुस्थलपुर से। नीलराज का क्या हो जाएगा? अवमुक्त। उग्रसेन का संबंध हो जाएगा पालक्का से। कांची से हो जाता है विष्णुगोपा का संबंध कांची से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शादी किसके साथ हुआ था? कुमार देवी के साथ। समुद्रगुप्त का दत्रा देवी। और चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा कुबेर नागा से। और कुमार गुप्त प्रथम का हो जाता है अनंत देवी से। आगे देखते हैं। फिर मिलान करने वाला है। गुप्त युग के मंदिर और उसके मध्य प्रदेश में अवस्थित थी। जो गुप्त युग में जो मंदिर बना था अभी प्रेजेंट में एमपी के किस जिले में है? ठीक है। पहला है तिगवा का विष्णु मंदिर, ये पड़ता है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। एरन का विष्णु मंदिर ये हो जाता है सागर में। एरन का विष्णु मंदिर कहाँ हो जाएगा? सागर में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पड़ जाएगा आपको जिला पन्ना में। पन्ना में कौन सा पड़ता है? कुठार का पार्वती मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर हो जाएगा सतना में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, क्योंकि इन्होंने क्या किया? शकों को हराया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त के अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, किससे? हो जाएगा मेघवर्मन। उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? तो हर्ष के समकालीन कौन हो जाएंगे? माधव गुप्त। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है? ये हो जाएगा रेशम बुनकरों की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। कुमार गुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख बिल्कुल सही है। पत्ती का हो जाएगा तक्षशिला अभिलेख, ये भी सही है। और समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख भी सही है। तो बच गया ये प्रभावती गुप्त, ये क्या है? ये सही नहीं है। आगे देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है, ये हो जाता है गुप्त काल से। आगे देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता था।
गुप्त काल में प्रांतपाली, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? प्रांतपति को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको महाराज कहा जाता था, उपरिक महाराज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। ध्रुवा देवी कर्णिक, नाम क्या है? ध्रुवाधिकर्णिक का क्या अभिप्राय है? इसका होता है धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? तो हो जाता है 241 वर्ष का अंतर हो जाता है शक एवं गुप्त संवतों के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192। कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित्र, मालवी काग्निमित्र नाटक का नायक था। इसमें नायक कौन होता है? अग्निमित्र। न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? किनके द्वारा किया गया था? ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा क्या किया गया था? न्यूटन के सिद्धांत का जो क्या था, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से बहुत पहले ही बता दिया था। आगे देखते हैं दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? ये नारद ने किया था। आगे देखते हैं पुंड्रवर्धन, पुंड्रवर्धन, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ थी? तो हो जाता है बंगाल में। कहाँ? उत्तर बंगाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ये कहाँ से होता था? ये हो जाता था ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? मिलता है जहांगीर का। फाहियान भारत आया था, फाहियान भारत कब आया था? तो फाहियान आया था भारत में 399 एडी में। फाहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और ये भारत में कब तक? 14 वर्षों तक रहा था। कितने दिन? 14 वर्षों तक रहा था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ पे किया था? तो एक कन्नौज और दूसरा प्रयाग में। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन जब दक्षिण भारत की जीत अभियान पे चला तो उसको पुलकेशिन द्वितीय ने इसके विजय रथ को रोका और इसको हराया। इस बात की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से। इसकी जानकारी की हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। वैन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो हो जाएंगे 10,000। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसकी है? सीयूकी हो जाता है वैन सांग की। वैन सांग किसके शासनकाल में आया था? तो ह से वैन सांग और ह से हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये 15 वर्षों तक भारत में रहा था। और उसका पूछे फाहियान का तो 14 वर्ष तक। और हर्षवर्धन के दरबार में आया था फाहियान थी वैन सांग के दरबार में हर्षवर्धन के दरबार में वैन सांग आया था, तो ये 15 वर्षों तक भारत में रहा। आगे देख और घूम घूम कर क्या किया? बौद्ध के बारे में शिक्षा ग्रहण की और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? महोदय नगर किसको कहा जाता? कान्यकुब्ज को। निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? धर्म महाराज की उपाधि प्रवर्सेन प्रथम ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? तो यशोवर्धन ने। सुनेत से किनके सिक्कों के सांचे मिले हैं? ये मिले हैं, किसके सांचे मिले हैं? योधे के। आगे देखते हैं कदम्बी, ठीक है। कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? ये था धारवाड़ में। गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। भूमि अनुदान की संख्या में वृद्धि, बिल्कुल ये तो था। जातियों की संख्या में वृद्धि, ये भी। केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209।
निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? अपनी आलोचना के लिए कौन ख्यात है? इसमें हो जाएंगे वाणभट्ट और मेधातिथि, यानी दूसरा और तीसरा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। ये किसके संकेतक है? तो ये सब पुराणों के। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? ये किसके द्वारा किया गया था? तो राज के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है? तो हो जाएगा मार्कंडेश्वर। आगे देखते हैं, एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 से उनका क्या करना है? मिलान करना है। स्तूप, सांची स्तूप काफ़ी फेमस इतना नाम से आ जाता है, सांची स्तूप। चित्रकारी हो जाएगा बाघ। और कनिष्क के सिर विहीन मूर्ति, ये कहाँ से? तो ये हो जाएगा मथुरा से। और दशावतार मंदिर देवगढ़। आगे देखते हैं, एक तरफ मंदिर है और दूसरे तरफ जनपद है, इसका भी क्या करना है? मिलान करना है। दशावतार मंदिर क्या हो जाएगा? ललितपुर। दशावतार मंदिर कहाँ हो जाएगा? ललितपुर। बाबा सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ का देवरिया। और ऋषि श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? श्रृंगी ऋषि का मंदिर हो जाएगा फर्रुखाबाद में। और एक बच गया वराह भगवान का मंदिर, ये हो जाएगा एटा में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार 214, यानी आज हम लोगों ने टोटल लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए। बहुत जल्द इसका अगला पार्ट लाते हैं जिसमें 300 प्लस क्वेश्चन होगा। और इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास से अब तक के अच्छे एग्जामों में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उनका हमने संकलन एक जगह ला दिया। और बहुत जल्द जैसे ही प्राचीन खत्म हो जाएगा तो मध्यकालीन, थोड़ा प्राचीन क्वेश्चन पढ़ने में अटपटांग लगता है। जैसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा आपको क्वेश्चन भी इंटरेस्टेड लगेंगे। जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, रिविजन करते रहिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। अगर आपको यह हमारा प्रयास लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।